मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने जो प्रीवियस वीडियो थे उसके अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो देखा है। आज हम पढ़ेंगे कोशिकांग। ठीक है, कौन सा कोशिकांग पढ़ने वाले हैं हम? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एक तो होता है माइटोस और एक हो जाता है कॉन्ड्रिया। ठीक है, एक तो क्या हो जाएगा माइटोस और एक क्या हो जाएगा कॉन्ड्रिया। माइटोस से मतलब क्या होता है? माइटोस का मतलब होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र, या फिर हम बोल सकते हैं थ्रेड, या फिर थ्रेड मतलब धागा, एक धागा होता है। और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो जाता है? कणिका। ठीक है, माइटोस का मतलब क्या हो जाएगा? सूत्र, और कॉन्ड्रिया का मतलब क्या हो जाएगा? कणिका। मतलब हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल सकते हैं? सूत्र कणिका बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कोई भी अगर कोशिकांग पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? उस कोशिकांग की हिस्ट्री देखनी है कि उसका इतिहास क्या रहा है, वो हम इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा था? तो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? उनका नाम था कॉलिकर। कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। और किसके अंदर देखा था? कीटों की जो रेखित पेशी होती है, कीटों की रेखित पेशी में उन्होंने क्या किया था? सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि देखा तो इन्होंने है, लेकिन अगर हम बात करते हैं खोजकर्ता की, कि खोजकर्ता किसे माना जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोजकर्ता कौन हो जाएगा? अल्टमान और फ्लेमिंग। अल्टमान और फ्लेमिंग क्या कहलाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो अल्टमान नाम के साइंटिस्ट जो थे उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और फ्लेमिंग नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था? माइटोकॉन्ड्रिया को फिला नाम दिया था। फिर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले जो साइंटिस्ट है उनका नाम है बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। और अगर हम बात करते हैं कि खोज किसने की है, तो खोजकर्ता में कौन आ जाएगा? अल्टमान और फ्लेमिंग। लेकिन उन दोनों ने नाम अलग अलग दिया है। अल्टमान ने दिया है बायोप्लास्ट और फ्लेमिंग ने दिया है फिला नाम दिया है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर नेक्स्ट अगर हम साइंटिस्ट की बात करते हैं तो उनका नाम है सेक्विट्ज। सेक्विट्ज ने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल का मतलब क्या है? कि ये कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। मतलब इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाएगी? एटीपी पाई जाती है, ऊर्जा पाई जाती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए इसे हमने क्या बोल दिया? कोशिका का क्या कहलाता है? ये शक्ति ग्रह कहलाता है। ठीक है, आगे देखो एक पिट्जस नाम के साइंटिस्ट आते हैं। उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? सार्कोसोम कहा। सार्कोसोम क्यों कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं, ये हम आगे जब पेशी वाला चैप्टर पढ़ते हैं, अनैच्छिक पेशियां पढ़ते हैं, ऐच्छिक पेशियां पढ़ते हैं, तो उस पेशियों के अंदर क्या आता है? माइटोकॉन्ड्रिया आता है। और उन्हीं पेशियों के माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोल देते हैं? सार्कोसोम नाम से जानते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। देखो आगे नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आ जाते हैं जिनका नाम है एफ मिविस। एफ मिविस ने क्या बताया कि एफ मिविस जो है उन्होंने पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। मतलब पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले साइंटिस्ट कौन आ जाएंगे? एफ मिविस। ठीक है, एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं। कॉलिकर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले कीटों की रेखित पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। फिर हम बात करते हैं खोजकर्ता की, तो खोजकर्ता कौन आ जाएंगे? अल्टमान और फ्लेमिंग जो है वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता है। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या नाम दिया था? अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम दिया। और अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंग ने, तो फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? फिला नाम दिया। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट है बेंडा। बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और सेक्विट्स ने पावर हाउस ऑफ द सेल कहा कि कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। पिट्जस ने क्या बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम सार्कोसोम के नाम से भी जानते हैं। और ये कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया होता है? ये ऐच्छिक पेशियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सार्कोसोम। अगर हम बात करते हैं एफ मिविस की, तो उन्होंने सबसे पहले पादप कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखने वाले वो साइंटिस्ट थे। तो ये हमारी यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उनकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे, है ना, उनके आकार के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा होता है ना, उनकी लंबाई कितनी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जीवन काल के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीवन काल है
वो क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल जो होता है वो क्या होता है 5 से 10 दिन का। माइटोकॉन्ड्रिया का जीवन काल कितने दिन का होगा, 5 से 10 दिन का। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के साइज की बात करते हैं, आमाप की बात करते हैं, तो आमाप अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की लंबाई की बात करेंगे तो लंबाई कितनी हो जाएगी 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक। और अगर हम चौड़ाई की बात करते हैं तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर इसकी क्या हो जाती है, चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम इसकी संरचना की बात करते हैं कि इसकी संरचना जो है, मतलब इसके शेप जो है, इसका आकार जो है वो कैसा होता है। तो हम आकार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार जो है वो कैसा होता है, बेलनाकार। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। जीवन काल इसका कितने दिन का बता दिया हमने, 5 से 10 दिन का बता दिया। लंबाई हमने देख ली 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर, चौड़ाई हमने देख ली। ठीक है, 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। आकार हमने देख लिया, आकार माइटोकॉन्ड्रिया का कितना हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि मतलब कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं सेल में। तो नॉर्मल अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो कितने हो जाएंगे, 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। लेकिन ये कैसे डिपेंड करते हैं कि 500 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जा रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा सक्रिय कोशिका होगी, जितनी ज़्यादा एक्टिव कोशिका होगी, जितने ज़्यादा काम करेगी, उसी के अंदर क्या होगा, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। लाइक देखते हैं हम कि एक तो पादप कोशिका होती है और एक जंतु कोशिका होती है। तो पादप कोशिका से ज्यादा वर्क कौन करता है, जंतु कोशिका करती है। जंतु जो है ज्यादा वर्क करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि जंतु की जो कोशिका होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे, ज्यादा होंगे, और पादपों की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे होंगे, कम होंगे। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 500 से 1600 हमने ले लिया। लेकिन सक्रिय कोशिका में, सक्रिय सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जंतु कोशिका में पादप कोशिका की तुलना में अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। आया समझ में कि जो जंतु कोशिका होती है उनके अंदर क्या होंगे, ज्यादा अधिक माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। क्यों, क्योंकि वो कैसी होती है, अधिक सक्रिय होती है, इसलिए ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसके अंदर होती है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स है, तो हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। जैसे क्लोरेला फस्का, इसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ओनली एक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये अपवाद है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कियोस की, तो इसके अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। एक प्रकार का क्या होता है, शैवाल होता है, लेकिन इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या है, ज्यादा है। और अभी हमने पढ़ा था कि ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसके अंदर होती है, जंतु कोशिका के अंदर होती है। लेकिन ये इसके अपवाद माने जाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। हमने हिस्ट्री पढ़ ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, साइज पढ़ ली है, और शेप पढ़ ली है, और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की सेल के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो सब हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसकी जो इम्पोर्टेंट है, इसकी स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर को इस प्रकार से है। इसमें सबसे पहले देखो, सबसे बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है, बाह्य झिल्ली। तो अगर हम बाह्य झिल्ली की बात करते हैं तो इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है वो कैसी होती है, यहां मैं लिख देती हूँ, पारगम्य होती है और स्मूथ होती है। बाह्य झिल्ली कैसी होती है, पारगम्य बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किस प्रकार की होती है, स्मूथ होती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा कोशिकांग है, दोहरी झिल्ली युक्त गिरा हुआ कोशिकांग है। एक झिल्ली तो होती है बाह्य झिल्ली, और दूसरी झिल्ली को हम बोल देते हैं आंतरिक झिल्ली। तो बाह्य झिल्ली जो है इसकी वो कैसी है, स्मूथ या फिर पारगम्य है। हम लिख देते हैं ये कैसा कोशिकांग है,
दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। कैसा कोशिकांग है ये, कैसा सेल ऑर्गेनल है ना, दोहरी झिल्ली युक्त सेल ऑर्गेनल है ये। और इसकी जो बाहरी झिल्ली है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, पारगम्य होती है। ठीक है, तो अगर हम आंतरिक झिल्ली की बात करते हैं तो देखो ये वाली जो झिल्ली है वो कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली है। इस आंतरिक झिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं कि अंतरवलन पाया जा रहा है, मतलब ये झिल्ली जगह जगह पर क्या हो रही है, अंदर की ओर वलित हो रही है। तो जगह जगह पर अंदर की ओर वलित होने से क्या मतलब है, मतलब इसको हम क्या बोल देंगे, अंतरवलन जो हो रही है, इन संरचना को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टी। ये संरचना क्या कहलाएगी, क्रिस्टी। तो आंतरिक झिल्ली जगह जगह पर वलित हो रही है, उस संरचना को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टी। वो संरचना कहलाती है क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर छोटे छोटे कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई दे रही है, वो मैंने सभी जगह बनाई है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीसोम। ये संरचना क्या कहलाती है, ऑक्सीसोम कहलाती है। सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो अंतरवलन जो है जिसको हमने क्रिस्टी बोला है, तो क्रिस्टी नाम किसने दिया, तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है पैलाडे। पैलाडे नाम के साइंटिस्ट ने इनको अंतरवलन को क्या नाम दिया था, क्रिस्टी नाम दिया था। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीसोम की। ऑक्सीसोम जो होता है वो क्या होती है, एक रैकेट के समान संरचना होती है। क्या होती है, एक रैकेट के समान संरचना होती है। इस प्रकार से ये रैकेट के समान संरचना होती है। ये वाला भाग क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ये वाला भाग क्या कहलाता है, वृंत कहलाता है। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, शीर्ष कहलाता है। इस भाग को हम F1 के नाम से जानते हैं, इसको FO के नाम से जानते हैं, सॉरी इसको हम F1 के नाम से जानते हैं, और इसको हम किसके नाम से जानते हैं, FO के नाम से जानते हैं। और ये वाला इसका वृंत वाला भाग है, ये शीर्ष आ जाता है और ये आधार आ जाता है। यहाँ पे क्या होता है, ETS चक्र पूरा होता है। अभी हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है, मतलब इसके अंदर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ETS साइकिल पूरा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है यहाँ पे क्या होती है, पूरी होती है। देखो ये देख लिया हमने, ऑक्सीसोम का ये डायग्राम है। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं कि ऑक्सीसोम को हम क्या क्या बोल सकते हैं। ऑक्सीसोम को हम F1 पार्टिकल बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे देखा है ये F1 है, इसका शीर्ष वाला भाग। हम FO पार्टिकल इसको हम बोल सकते हैं, F1 हो गया, FO पार्टिकल हो गया। एलिमेंट्रिक पार्टिकल हम इसे बोल सकते हैं, मॉर्गन पार्टिकल हम इसे नाम जानते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीसोम को खोज करने वाले जो साइंटिस्ट थे, ऑक्सीसोम के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम है, मॉर्गन नाम है, इसलिए हम इसको मॉर्गन नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये जो ऑक्सीसोम है ना, इसका ये जो आधार वाला भाग है ये किससे चिपका हुआ रहता है, ये आंतरिक झिल्ली से चिपका हुआ रहता है। आंतरिक झिल्ली का मतलब ये आंतरिक झिल्ली है, इसने वलन किया, वलन करने पर ये क्रिस्टी बन गए, और ये क्रिस्टी से कौन चिपका हुआ है, ऑक्सीसोम चिपका हुआ है। मतलब कि जो इसका आधार वाला भाग है, F नोड वाला भाग है, वो इससे चिपका हुआ रहता है। तो ये F नोड या फिर FO हम किसे बोलेंगे, OSCP प्रोटीन होती है एक। और ये OSCP प्रोटीन जो होती है वो क्या काम करती है, OSCP प्रोटीन जो है वो क्या काम करेगी, ये जो झिल्ली का अंतरवलन है उससे ऑक्सीसोम को जोड़ने का ये कार्य करती है। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी संरचना। इसके अंदर हम अंदर की तरफ देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसे हम क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर देखो, एक तो क्या पाया जा रहा है, 70 प्रकार का राइबोसोम। मैट्रिक्स जो है ना, उसके अंदर क्या पाया जाता है, 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। साथ ही साथ में इसके अंदर क्या पाया जाएगा, DNA पाया जाएगा, वर्ताकार क्या पाया जाएगा इसके अंदर, DNA, वर्ताकार DNA है इसके अंदर। और इसी के अंदर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, क्रेब्स चक्र से संबंधित क्रेब्स चक्र से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में कौन सी क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में किसकी क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसी के मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, क्रेब्स चक्र से संबंधित सभी एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं।
फिर देखो, अब हमने देखा इसके अंदर डीएनए भी उपस्थित है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका के अंदर उपस्थित कोशिका कहा जाता है। क्यों, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम भी अपना पाया जा रहा है और इसके अंदर डीएनए भी पाया जा रहा है। तो ये जो होती है बिल्कुल, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक बिल्कुल प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसे है, सेम टू सेम हम प्रोकैरियोटिक कोशिका बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका के जैसे होता है ये सेम। तो इसके अंदर क्या पाया जा रहा है, हमारा खुद का डीएनए पाया जा रहा है। खुद का डीएनए पाया जा रहा है मतलब ये क्या करता है, अपना रेप्लिकेशन करता है। रेप्लिकेशन का मतलब हो गया प्रतिकृतिकरण करता है, मतलब एक डीएनए से दूसरे डीएनए का निर्माण करता है, या फिर क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण करता है। तो ये हमने माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर देख लिया कि क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित है, और हमने देखा इसके अंदर राइबोसोम है, मतलब ये प्रोटीन संश्लेषण करने का भी काम करता है। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषण भी हो जाएगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सभी कार्य अपना कर लेता है। ठीक है, और ये हमने देख लिया है। यहाँ पे एटीएस चक्र होता है, मतलब यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे एटीपीज एंजाइम पाया जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। ये हमारा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हम इनके थोड़े से फंक्शंस देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य होंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य देखो क्या क्या हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का जो पहला कार्य है, तो हमने देखा अभी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का फॉर्मेशन करता है। एटीपी का निर्माण किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा गया है। दूसरा, ये क्या करता है, वसा का ऑक्सीडेशन करता है ना। और तीसरा क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। चौथा इसके अंदर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का जो हीमो है ना, हीमोग्लोबिन का जो हीमो है वो भी किससे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का हीमो माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण, स्टेरॉइड हार्मोन का जो फॉर्मेशन है वो भी किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो ये कुछ कार्य हो जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, जो मेन वर्क्स है, मेन कार्य जो है वो हम यहाँ पे देख लिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या क्या कार्य हो जाते हैं। तो ये फंक्शंस हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के। ठीक है, एक चीज रह गई, वो भी हम देख लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो उत्पत्ति है वो किससे मानी जाती है, बैंगनी सल्फर नाम के बैक्टीरिया से मानी जाती है। किससे मानी जाएगी, बैंगनी सल्फर नाम के बैक्टीरिया से। बैंगनी सल्फर नाम के बैक्टीरिया से किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति मानी जाती है। ये देखो, एक बार हम वापस से स्लाइड्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्लाइड जो थी उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया की हिस्ट्री के बारे में देख लिया है ना। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके अंदर हमने क्या देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया के जो नंबर थे, उसका जीवन काल था, लाइफ स्पान था कि कितना लाइफ स्पान होता है, हमने उनकी साइज देख ली। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास देख लिए। उसके बाद में हमने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या देखी है, स्ट्रक्चर देख ली कि किस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना होती है, क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के अंदर होता है। नेक्स्ट देखो, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य देख लिए। तो ये अपना चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, थैंक यू।